कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you। ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them। Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker। नमस्कार, मेरा नाम निमित ढालिया है और इस वर्ष इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन 2022 में आप सबकी मदद से मुझे 20वीं रैंक हासिल हुई है और मैं इस डीकेटी प्लेटफॉर्म को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर पाऊं, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान भी डीकेटी से खूब मदद ली है, जिसके लिए मैं उनका आभारी रहूँगा। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िले का रहने वाला हूँ और मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन 6 से 12th तक जवाहर नवोदय विद्यालय सरदार शहर चूरू से हुई है और मेरा जो ग्रेजुएशन है बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस वो केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान से हुआ है अजमेर में, और मेरा जो मास्टर्स ऑफ साइंस है इकोनॉमिक्स में वो आईआईटी रुड़की से हुआ है। तो मैं सबसे पहले यहाँ ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस एग्जामिनेशन के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो मास्टर्स ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स है। आपका ग्रेजुएशन जैसा कि मेरे केस में है इकोनॉमिक्स से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस जैसे किसी और फील्ड में है इकोनॉमिक्स के अलावा तो भी आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो के दौरान आपको रिसोर्सेस नहीं बताऊँगा, क्योंकि रिसोर्सेस मेरे कलीग्स ने और मेरे सीनियर्स ने काफ़ी बताए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें रिसोर्सेस इजीली अवेलेबल हो जाते हैं कि जैसे कि सिलेबस यूपीएससी का इजीली मेंशन्ड है, जो मास्टर्स लेवल पे कोर्सेस रहते हैं वही सब हमारे एग्जामिनेशन में आता है, और खूब वीडियोज़ हैं, ब्लॉग्स हैं। इनफैक्ट आईईएस प्रोजेक्ट करके 2021 बैच ने जो एक ब्लॉग बनाया है वो भी काफ़ी हेल्पफुल है आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए उस मामले में। तो मेरा क्या एजेंडा रहेगा इस वीडियो को बनाने का कि जो रिसोर्सेस हैं उनको हमें प्रोसेस कैसे करना है, और मैं उसी पे इस वीडियो में बात करूँगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बिगिन कैसे करनी है। तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, आप किसी भी स्टेज पे हो, मास्टर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर चुके हो या फिर वर्क एक्सपीरियंस ले चुके हो, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का जो सिलेबस है उसको आप समझिए कि उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड रहता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप समझिए उनका पैटर्न क्या रहता है, हर क्वेश्चन या फिर हर टॉपिक को कितना डिटेल में पूछा जाता है, किस एंगल से पूछा जाता है और किस पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है। वो सब जान लेने के बाद में आपको कहीं ना कहीं इसका आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी का पॉइंट कहाँ पे है। उसके बाद में ऑनेस्टली आपको अपना खुद का नॉलेज एनालिसिस करना है कि आप उस यूपीएससी के सिलेबस से खुद को कितना दूर महसूस करते हैं, और जब आप ऑनेस्टली ऐसा करोगे तो आपको इन दोनों के बीच में एक गैप नज़र आएगा, जो यूपीएससी को रिक्वायर्ड है और जो आपके अंदर ऑनेस्टली है। यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान ये रखना है कि आपको जितना ऑनेस्ट रह सकते हो उतना ऑनेस्ट रहना है, और ये सब एक्सरसाइज करने के बाद में आपको एक गैप मालूम लगेगा कि आपको और कितनी मेहनत करनी है। तो इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि उस गैप को फिल कैसे करना है। तो इस गैप को फिल करने को हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो ये कि आपको अपना नॉलेज बिल्ड करना है, दूसरा ये कि आपको अपने आंसर राइटिंग पार्ट पे वर्क करना है, और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट कि आपने जो भी पढ़ा है उसको रिटेन करना है, नॉलेज रिटेंशन। तो इन तीनों पे मैं अब एक एक करके आपसे बात करूँगा। तो हम सबसे पहले नॉलेज बिल्डिंग में सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कि हमें किस तरीके से कितना पढ़ना है। जैसा कि मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ, तो मैं किसी भी टॉपिक को ज़्यादा डेप्थ में पढ़ लिया करता था, जिसे हम कह सकते हैं कि मैं थोड़ा रिसर्च करने लग जाता था टॉपिक में। और आप लोग भी ऐसा करते होंगे कि किसी पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करते रहते हैं और उसके बारे में जितना हो सके उतना पढ़ने की कोशिश करते हैं।
और इस तरीके से टाइम गुजर जाता है और आप पाते हैं कि आपने काफ़ी टाइम उधर यूज कर लिया। आपने हालांकि सीखा बहुत है, लेकिन कई बार उतना नॉलेज और उस तरीके का नॉलेज यूपीएससी में रिक्वायर्ड नहीं रहता है। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि रिसर्च से नॉलेज लेना और एक बाउंड्री सेट करना, उन दोनों में थोड़ा अंतर रहेगा। और मैं इसके साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप अपना एक बाउंड्री सेट करके रखिए, कंस्ट्रेंट बना के रखिए कि आपको कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है। एंड गोल हमारा एग्जामिनेशन क्लियर करना है, तो उस रेफरेंस में हमें वो सब पढ़ना पड़ेगा। और इसके अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब कंस्ट्रेंट बनाते हुए, अगर बाउंड्री बनाते हुए स्टडी करेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे, जैसा कि मैंने भी रियलाइज़ किया, आप पाएंगे कि आपको खूब नॉलेज हो चुका है। जो सेकंड पॉइंट है इसमें मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि हाउ डू यू नो दैट यू हैव डन इनफ प्रिपरेशन, व्हाट इज़ द वैलिडेशन। तो इस पर मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी भी टॉपिक को, जैसे कि थ्योरी ऑफ मार्केट को पढ़ रहे हो, तो ये देखिए कि आप वो टॉपिक पढ़ लेने के बाद में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हैंडल कर पा रहे हो, एड्रेस कर पा रहे हो, तो वो टॉपिक आपने इनफ प्रिपेयर कर लिया है। तो यही एक वैलिडेशन है कि जब आप ये मालूम कर सकते हो आपने ये टॉपिक इतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सो नॉलेज बिल्डिंग में जो तीसरा पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये, जो कि क्वेश्चन रहता है मोस्टली, कि आपको सिलेबस क्योंकि वास्ट रहता है, तो कब महसूस होगा कि आपको इस ईयर का अटैम्प्ट देना चाहिए। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हमारा 60% ही सिलेबस हुआ है, तो मैं 90% कर लूँगा, तब मैं एग्जामिनेशन में बैठूँगा। तो मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो आप पाओगे कि यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें से 60-70% जो सिलेबस है वो मोस्ट प्रोबेबली वो पूछता है। तो अगर आप प्रायोरिटाइज करके उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो आप पाओगे कि आपने भले ही सिलेबस 70% कंप्लीट किया है, लेकिन आप एग्जामिनेशन को क्रैक करने के पोजीशन में रहते हैं। तो इससे हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपको ये नहीं देखना है कि आपका सिलेबस का हर कॉर्नर आपने कवर कर लिया है, बल्कि ये देखना है कि जो भी प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं और जो मेन टॉपिक्स हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड से आपको मालूम लगेगा, वो अगर आपने कर लिए हैं तो आप ऐसा मानिए कि आपको एग्जामिनेशन में बैठना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करना चाहता हूँ नॉलेज बिल्डिंग में कि आपको नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस पे मेरा मानना है कि अगर आपने अपने मास्टर्स के दौरान नोट्स मेकिंग की एक्सरसाइज एक बार करी है, तो आप प्रिपरेशन के दौरान, इकोनॉमिक सर्विस के प्रिपरेशन के दौरान नोट्स मेकिंग की एक्सरसाइज को स्किप कर सकते हैं और किसी अपने साथी के नोट्स को रेफ़र करके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने मास्टर्स के दौरान भी एक्सरसाइज नहीं की है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी नोट्स मेकिंग एक्सरसाइज को प्रिपरेशन के दौरान ज़रूर करें, क्योंकि नोट्स मेकिंग एक सेल्फ रेफरेंसिंग एक्सरसाइज है। कई बार आप जब नोट्स लिखते हो तो आप कुछ हिंट्स छोड़ते हो नोट्स में, जिससे आपको नोट्स को डाइजेस्ट करने में, समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आप नोट्स या फिर तो मास्टर्स के दौरान बनाइए या फिर प्रिपरेशन के दौरान बनाइए, लेकिन कम से कम एक बार उसे एक्सरसाइज से ज़रूर गुजरिए, आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। नॉलेज बिल्डिंग में मैं लास्ट पॉइंट इस बारे में कहना चाहता हूँ, जो मैंने पर्सनली फेस किया, वो था कि मैं सोशल मीडिया एक तरीके से एडिक्ट था। तो इस पे मैंने कैसे वर्क किया कि मैंने ऐसा किया कि मैं पर्टिकुलर एक टाइम स्लॉट अपनी स्टडी के लिए रख लिया करता था। जैसे कि मुझे 9 से 10 या फिर 9 से 11 बजे पढ़ना है, और उस 2 घंटे या फिर 1 घंटे में मैं केवल स्टडी किया करता था, जिसे मैं फोकस्ड मोड कहा करता था। और उसके बाद में मैं 15-20 मिनट, आधे घंटे का ब्रेक लिया करता था, जिसमें मैं सोशल मीडिया चलाया करता था, जिसे मैं डिफ्यूज मोड कहा करता था। तो मैंने पाया कि अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो ना केवल आप अपना सोशल मीडिया का नेगेटिव इम्पैक्ट अपनी स्टडी से दूर कर पाते हैं, बल्कि आप अपनी स्टडी को भी उतना ही एंजॉय कर पाते हैं जितना कि आप सोशल मीडिया को एंजॉय कर पाते हैं। और आप पाओगे ये भी कि आधे घंटे के सोशल मीडिया के ब्रेक से या फिर 15 मिनट के सोशल मीडिया के ब्रेक से आपका माइंड भी इतना फ्रेश हो जाता है कि वो नेक्स्ट 1 आवर फोकस्ड स्टडी कर सकता है। तो आप भी अपने, अगर मेरे जैसे सोशल एडिक्ट रहते हैं, तो आप इस स्टडी टेक्निक को अपने स्टडी के दौरान यूज कर सकते हैं। सो नॉलेज गैप फिल करने का जो सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है आंसर राइटिंग। आप कितना भी पढ़ लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो रियल टेस्ट रहेगा वो
एग्जामिनेशन के 3 दिन रहेगा, जब हमें मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में 3-3 घंटे का एग्जामिनेशन लिखने हैं। अगर वो आपका नॉलेज आप अगर उन 3 दिनों में प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो आपकी स्टडी का आपको आउटपुट नहीं मिलेगा जो कि आपको चाहिए। तो इसलिए आंसर राइटिंग उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि नॉलेज बिल्डिंग है। तो इस पे मैं बात करूँगा, और सबसे पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन जो कैंडिडेट्स के मन में आता है उस पर बात करूँगा कि हमें आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। तो इस पर मेरा मानना है कि आंसर राइटिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि नॉलेज बिल्डिंग है। तो इसे आप ऐसा ना करके कि सीक्वेंशियल तरीके से स्टार्ट ना करें कि आप पहले पूरा नॉलेज बिल्ड कर लें और फिर उसके बाद में आप अपना आंसर राइटिंग करें। मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको पैरेलली कीजिए। पैरेलली का मतलब कि आपका अगर थ्योरी ऑफ मार्केट कंप्लीट हो चुका है तो आप थ्योरी ऑफ मार्केट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, और साथ में आप अपना नया टॉपिक जैसे कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स है उसको भी पढ़ते रहिए। और जब आपका वो टॉपिक भी पूरा हो जाता है तो आप वेलफेयर इकोनॉमिक्स के PYQ कीजिए। इससे ये होगा कि आपका टॉपिक्स यानी कि नॉलेज बिल्डिंग और आंसर राइटिंग दोनों पैरेलली चलेगा, और आप एग्ज़ाम को का जो रियल नेचर है उससे भी उसके करीब रहेंगे। आंसर राइटिंग में मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसको मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया अपनी प्रिपरेशन के दौरान, वो था कि कैसे आप अपना नॉलेज सही तरीके से सही प्रेजेंटेशन से 3 घंटे के अंदर लिखें। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पहला मॉक लिखा था तो मुझे पहले कुछ मॉक्स में एक्चुअली में करीब 9 से 10 घंटा लग जाता था लिखने में। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपने इस 9 से 10 घंटे की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को कैसे 3 घंटे तक मैं लेके आया, और उसके बारे में आपसे कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगा जो मैंने यूज करे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि जो आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम थी उसको सब पार्ट्स में डिवाइड किया। इस तरीके से डिवाइड किया कि वो सब पार्ट्स मैं मैनेज कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का उठाया और उसका आंसर लिखा, और जितना भी मुझे नॉलेज था सब लिखा। मैंने ना तो उसमें स्पेस कंस्ट्रेंट पे ध्यान दिया ना ही टाइम कंस्ट्रेंट पे। मैंने बस ये ध्यान दिया कि मैं क्वेश्चन की डिमांड को फुलफ़िल कर पा रहा हूँ कि नहीं। इस तरीके से मैंने खूब दिन प्रैक्टिस की, और जब मैं उसके अंदर कंफर्टेबल हो गया तो मैंने वहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट अप्लाई किया। स्पेस कंस्ट्रेंट से मेरा मतलब है कि अगर क्वेश्चन 5 मार्कर है तो मुझे उसे 1 पेज या फिर 100 वर्ड्स में ही प्रेजेंट करना है। अगर 15 मार्कर है तो मुझे उसे 2 पेजेस या फिर 200 वर्ड्स में ही प्रेजेंट करना है। और फिर मैंने स्पेस कंस्ट्रेंट्स के साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, और जब मैं कंफर्टेबल हो गया कि जो क्वेश्चन डिमांड है उसको अगर मैं स्पेस कंस्ट्रेंट्स में अप्लाई कर पा रहा हूँ, तो मैंने धीरे से थर्ड जो कंस्ट्रेंट था वो रिलैक्स किया, जो कि टाइम कंस्ट्रेंट था। तो आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे कि आपको 5 मार्कर्स अराउंड 3 to 5 मिनट्स में फिनिश करना रहता है, और 15 मार्कर 7 to 9 मिनट्स में फिनिश करना रहता है। तो आपको फिर मैंने इसी तरीके से आंसर्स की प्रैक्टिस की, स्पेस कंस्ट्रेंट्स में क्वेश्चंस की डिमांड फुलफिल करते हुए, और लास्टली टाइम कंस्ट्रेंट्स में। और इसी के साथ में जब मैंने ये भी पाया कि जब मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक का जैसे कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स के आंसर्स कर रहा हूँ तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता था उनको करने में। तो मैं अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आने के लिए वेलफेयर इकोनॉमिक्स के साथ में मिक्स करके ग्रोथ के भी क्वेश्चंस एड्रेस किया करता था, जो कि मेंटली थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाता था। तो मैं आपको बस ये बता देना चाहता हूँ कि आपका जो भी प्रॉब्लम है प्रिपरेशन के दौरान, जैसे कि मेरा आंसर राइटिंग था, उसको आप सब डिवाइड कर लीजिए मैनेजेबल पार्ट्स में, और धीरे धीरे आप लेवल इंक्रीज कीजिए ग्रेजुअली, और जो जो आपका चैलेंजिंग पार्ट है उसको कंफर्ट जोन में लाते जाइए। और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस आप ये पाओगे कि आपने जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट कर लिया है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैं करीब एग्जामिनेशन से 40 दिन पहले, करीब 1 महीने पहले ये अपने मतलब पूरा पेपर को मैं 3 घंटे में फिनिश नहीं कर पा रहा था, लेकिन लास्ट के 40 दिनों में मैं कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस करता रहा। इसी फिलोसॉफी पे मैं अपने आप को लगाए रखा, और जो मेरे फाइनल एग्ज़ाम थे तो उनमें मैंने सभी जो क्वेश्चन पेपर थे पूरे कंप्लीट किए, वो भी 3 आवर्स में। तीसरा पॉइंट जो आंसर राइटिंग में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि आप जब भी अपना आंसर लिख रहे हैं तो उसको इवेल्यूएट कीजिए, या फिर तो खुद से कीजिए अपने कंफर्ट जोन में, जब आपका माइंड काफ़ी शांत है, या फिर किसी और आपके साथी से करवाइए, और जानिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। और
अगर वीकनेस जान लेते हैं तो उस पर नेक्स्ट टाइम पे वर्क कीजिए। अगर आपका नॉलेज गैप है तो उस पर वर्क कीजिए। अगर आप नॉलेज रिटेन नहीं कर पाए हैं तो उसके ऊपर वर्क कीजिए। अगर आप नॉलेज को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उस पर वर्क कीजिए। तो जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसमें जो फीडबैक है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आंसर लिखना है। तो आप फीडबैक को इग्नोर ना कीजिएगा। इसी के साथ में मैंने ये नोटिस किया है कि जो आंसर राइटिंग रहता है मोस्टली स्टूडेंट उन या फिर तो उसमें पैराग्राफ बायस्ड रहता है या फिर पॉइंट्स बायस्ड रहता है। पैराग्राफ बायस्ड से मेरा मतलब है कि वो हर आंसर को पैराग्राफ में शॉर्ट पैराग्राफ में लिखना पसंद करते हैं, और पॉइंट्स में मेरा मतलब है कि स्टूडेंट आंसर को पॉइंट्स में लिखना पसंद करता है। तो अगर आप जो भी हैं आप उसके लिए कॉन्शियस रहिए कि वो क्या है, और ट्राई कीजिए कि आप दोनों का ब्लेंड रखें अपने आंसर राइटिंग में। मैंने ये गलती की थी कि मेरा आंसर राइटिंग पैराग्राफ बायस्ड रहा था, और मैंने जब ये रियलाइज़ किया कि मुझे पॉइंट्स वाइज भी लिखने हैं तब तक आई थिंक लेट हो चुका था और मैंने उसको इनफ प्रैक्टिस नहीं किया था। तो आप वो गलती ना कीजिएगा। तो नॉलेज गैप को फिल करने का जो थर्ड पॉइंट है वो है कि आप कैसे अपना नॉलेज रिटेन कर पाते हैं, और या फिर इसे कहिए कि आपकी रिवीजन टेक्निक क्या रहती है। मैं इसमें अपनी खुद की रिवीजन टेक्निक आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो कि मैंने लर्न की। पहला तो ये था कि मैं वीक में जो भी पढ़ता था उसे एट द एंड ऑफ वीक अराउंड 1 आवर में रिकॉल किया करता था। रिकॉल में मैं ध्यान दिया करता था कि मैं केवल पेज ना पलटूँ और जो भी मैंने पढ़ा है उसको आंखों के आगे से ना निकालूं, बल्कि ऐसा करूं कि जो हेडिंग है या फिर सब हेडिंग्स हैं उनको पढूं, और जो मैंने पढ़ा है उसमें जो मेन कंसेप्ट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनको माइंड से रिकॉल करने की ट्राई करूं। उससे होगा ये कि आपको ये भ्रम नहीं होगा कि आपने रिवीजन किया, बल्कि आप एक्टिवली उस प्रोसेस के साथ में पार्टिसिपेट करेंगे रिवीजन की। सिमिलरली मैं मंथली रिवीजन भी किया करता था। जो भी एक मंथ में पढ़ा है उसको मैं 2 या 3 आवर्स में जल्दी मेंटल रिकॉल किया करता था उसके बारे में। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट था वो क्यूमुलेटिव रिकॉल किया करता था मैं। क्यूमुलेटिव रिकॉल की अब तक जो भी पढ़ लिया है मैंने, अगर पास्ट 3 मंथ्स में जो भी पढ़ा है उसको एट द एंड ऑफ 3rd मंथ फॉर एग्जांपल मैं सारा रिकॉल किया करता था। और जैसा कि साइंटिफिकली ऐसा कहा जाता है कि अगर आप रिवीजन कर रहे हो और उसे अगर आप स्पेस्ड रिपीटेशंस करते हो उन रिवीजन का, तो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रहती हैं, और जाहिर सी बात है आपको कम टाइम में वो एग्जामिनेशन में याद भी आ जाएंगी। और मैं ऐसा भी बोलना चाहता हूँ कि आप अपने रिवीजन को एक्टिव बनाने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि आप किसी टॉपिक को रिकॉल ना करते हुए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग कीजिए। अगर आपने ठान लिया है कि आपको इंटरनेशनल ट्रेड का रिवीजन करना है, तो इंटरनेशनल ट्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिखिए, और वो प्रोसेस ही आपका रिवीजन भी रहेगा और आंसर राइटिंग भी रहेगा। तो 2 in 1 प्रोसेस हो जाएगा वो। नॉलेज गैप को फिल करने के बाद में जो हमारे एग्जामिनेशन का लास्ट स्टेप रहता है पर्सनैलिटी, मैं उसके बारे में थोड़ी बात करूँगा। और इसी के साथ में कुछ माइंडसेट एंड टूल्स हैं जो कि मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान यूज किए, मैं उनके बारे में बात करूँगा। तो पर्सनैलिटी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पर्सनैलिटी टेस्ट है ये हालांकि 3rd स्टेज रहता है एग्जामिनेशन का, लेकिन आप इसे इंटीग्रल मानिए अपनी पूरी प्रोसेस का। इससे मेरा मतलब है कि आप पाएंगे कि आप जब भी स्टडी कर रहे हो पूरे दिन भर, तो आपको अपने फैमिली के लिए टाइम मैनेज करना रहता है, फ्रेंड्स के साथ में टाइम मैनेज करना रहता है, और ऐसा भी देखा गया है कि जो हमारी स्टडी की एज रहती है वही रिलेशनशिप्स की एज भी रहती है। तो आप उसको कैसे एक साथ मैनेज करते हो। अगर आप इन दोनों में एक हार्मनी बना पा रहे हैं तो आप पाएंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में भी एक इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और आपकी पर्सनैलिटी इन मेकिंग रहेगी वो। तो अगर आप इसको डेली लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना कि लोग अक्सर किया करते हैं, और एक ये लॉन्ग प्रोसेस है जैसा कि सभी एक्सपर्ट्स बोलते हैं। तो आप इसे डेली लेवल पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं कुछ माइंडसेट एंड टूल्स शेयर करना चाहूँगा जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान यूज की है। पहला ये कि आप अपना जो भी नॉलेज है, करंट नॉलेज है, उसके बेसिस पे देखिए कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के PYQ सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसका थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेने के बाद में आप उस टॉपिक को पढ़िए अच्छे से, जो आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, और वो सब पढ़ लेने के बाद में इनफ टाइम देने के बाद में आप फिर से PYQ विजिट कीजिए। तो आप देखोगे कि आपका जो स्टार्टिंग था उसमें और जो टॉपिक पढ़ने के बाद में एंडिंग है उसमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा आपको खुद में। तो आपको ये चीज़ फील करनी है कि आप कैसे लर्न कर रहे हैं और कैसे अपने गोल के नज़दीक जा रहे हैं। और जब आप इस माइंडसेट में रहेंगे कि आप ग्रोथ कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी पूरी जर्नी पहले से काफ़ी ईजी हो जाएगी।
सेकंड है कि छोटी सी चीज़ कि आपका जो डेली मोटिवेशन है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि डेली फूड लेना या फिर डेली बाथिंग करना। तो ये क्योंकि प्रोसेस इतना लॉन्ग है तो आपको कुछ ना कुछ मोटिवेट करने के लिए रहना चाहिए, और इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में बोलें तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा रहना चाहिए जो आपको एक इंसेंटिव दे कि आप डेली मोटिवेशन पे इस गोल पे लगे रहें। तो आपको उसके लिए अपने पर्सनल मोटिवेशन सॉर्ट आउट करने रहेंगे। तीसरी चीज़ मैं टूल्स में बोलना चाहूँगा कि आप खुद पे कभी डाउट मत कीजिएगा। नेवर डाउट योर सेल्फ। एट मोस्ट यू कैन डाउट योर अप्रोचेज, मेथड्स, टूल्स, आपकी जो स्टडी टेक्निक्स हैं उन पे जितना हो सके उतना डाउट कीजिए, लेकिन खुद की एबिलिटी पे कभी डाउट मत कीजिएगा। इससे होगा ये कि जब आप अपने मेथड्स पे डाउट करेंगे तो आप अपने मेथड्स को इम्प्रूव ज़रूर कर लेंगे, जब लेकिन आप खुद पे डाउट कर लेंगे तो आप इन्फीरियर फील करने लगेंगे, जो कि एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड माइंडसेट नहीं रहता है। और लास्ट टूल ये है कि आप इस एग्ज़ाम में प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। प्रोसेस से मेरा मतलब है कि आप अपना माइंडसेट लर्निंग माइंडसेट रखिए कि आप जब भी दिन में उठते हैं तो आप मानिए कि आपको इकोनॉमिक्स का कुछ भी नहीं आता है और आपको आज इकोनॉमिक्स बहुत कुछ पढ़नी है, और जब पूरा दिन पढ़ लें तो रात में सोते टाइम ये महसूस कीजिए कि आपने आज इकोनॉमिक्स खूब पढ़ी है और ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, और आप ऐसा मानिए कि आपको इकोनॉमिक्स का सब कुछ आता है। तो मैं ऐसा ही किया करता था, उठने पे ध्यान दिया करता था कि मेरे को कुछ नहीं आता, सोते टाइम ये देखता था कि मुझे सब कुछ आता है। तो माइंडसेट का जो फोर्थ पॉइंट है जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया वो ये है कि आप जब भी अपना दिन शुरुआत करते हैं तो ऐसा मानिए कि आपको इकोनॉमिक्स का कुछ भी नहीं आता है और आपका माइंडसेट लर्निंग माइंडसेट रखिए, प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, और ऐसा मानिए कि आपको आज इकोनॉमिक्स बहुत कुछ पढ़नी है। लेकिन जब दिन का एंड होता है, जब आप सोने जाते हो बेड पे, तो ऐसा मानिए कि आपने आज काफ़ी कुछ पढ़ा है, काफ़ी कुछ लर्न किया है इकोनॉमिक्स का, तो आपको लर्निंग माइंडसेट रखना है विद सम ग्रेटिट्यूड एट द एंड ऑफ द डे। अब मैं कुछ रिसोर्सेज शेयर करना चाहता हूँ, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज जो सिलेबस के रहते हैं वो उसके अलावा कुछ शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो ये कि IES प्रोजेक्ट जो हमारे सीनियर्स ने स्टार्ट किया है उस ब्लॉग को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और आप प्रोसेस का स्टार्ट से लेकर एंड तक का आइडिया ले सकते हो, और किस तरीके से पढ़ना है उन्होंने पूरा टाइमलाइन बना के रखा है उसमें एक्सेल शीट पे, तो आप वो एक्सप्लोर ज़रूर करिए। और मैंने भी किया था और खूब हेल्प मिला था, और ऐसा है कि इस ईयर के जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस उसी ब्लॉग पे ऐड करने वाले हैं। दूसरी चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, वो है एक ChatGPT प्लेटफॉर्म। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल है, और मैंने इसे अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन में यूज़ लिया था। तो मैंने इस लैंग्वेज मॉडल को बताया कि मेरा बैकग्राउंड ये है, मेरा हॉबी ये है, और मुझसे पर्सनालिटी टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जनरली होता ही है कि आप पर्सनालिटी टेस्ट में जो डेफ रहता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, आप वो किसी के साथ शेयर करते हैं और वो आपको बताते हैं कि पोटेंशियल क्वेश्चंस क्या हैं। अगर आपके क्लोज सर्कल में ऐसा कोई है नहीं तो आप इस प्लेटफॉर्म ChatGPT का यूज कीजिए, और आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनको आप पर्सनालिटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी अपने मास्टर्स लेवल पे हैं, मास्टर्स फर्स्ट ईयर में हैं, तो एक कोर इकोनॉमिक करके ओपन सोर्स बुक है, आप उसे अपने करिकुलम में पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने भी किया था। तो उससे होगा ये कि आप इकोनॉमी को एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके लाइफ में भी इम्पोर्टेंट रहेगा और नो डाउट इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। मैं अपनी बात को कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो मैंने महसूस किए, उनको लेते हुए ख़त्म करना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू अप्रोच इंडियन इकोनॉमिक सर्विस व्हेन वन इज इन फर्स्ट ईयर्स ऑफ मास्टर्स। तो इसके लिए मैं 2 एडवाइस देना पसंद करूँगा। एक तो ये कि आपका जो मास्टर्स का सिलेबस रहता है वही UPSC का सिलेबस भी रहता है, तो आप अपने एग्जामिनेशन को, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन को इस तरीके से पढ़िए, टॉपिक्स को इस तरीके से पढ़िए कि आप अपना यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी क्लियर कर पाएँ और उसको इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी कवर कर पाएँ। पहला ये। और दूसरी एडवाइस मैं इन स्टूडेंट्स को ये भी देना चाहता हूँ कि आप अपने आप को उन स्किल्स से इक्विप कीजिए जो कि प्राइवेट सेक्टर में रिक्वायर्ड हैं, जैसा कि डेटा साइंस स्किल्स। उससे होगा ये कि जो हमारे सीट्स कम रहती हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में, तब आप खुद को वल्नरेबल महसूस नहीं करेंगे
और आपके माइंड में एक सेकंड फॉल बैक ऑप्शन रहेगा, जो कि कहीं ना कहीं आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड schedule a session. These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. जो दूसरा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वो ये है कि क्या इस एग्जामिनेशन को दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जेएनयू और आईआईटी के एलुमनाई ही क्रैक कर सकते हैं क्या? तो इस पर मुझे दो चीज़ें बोलनी है। पहली तो ये कि ये जब एग्जामिनेशन रहता है, इसमें जब एग्जामिनर कॉपी एवेल्यूट करते हैं तो उनको नहीं पता रहता है कि स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड क्या है, तो वहाँ कोई बायस नहीं रहता है। तो आप अपना जितना आंसर्स में आंसर प्रेजेंट करेंगे आंसर बुकलेट में, उतना आपके लिए बेहतर होगा। सेकंड चीज़ ये कि देखा गया है कि इन कॉलेजेज में जो मास्टर्स लेवल पे स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी रिग्रेसली स्टडी करते हैं, तो इसका मतलब कि आपको वो गैप फिल करना रहेगा और उसके लिए आपको हो सकता है कि उन स्टूडेंट्स के मुकाबले डेली 1-2 आवर्स एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा और आपको उस तरीके से उनको बीट करना रहेगा। और तीसरा एक क्वेश्चन ये रहता है कि इस एग्जामिनेशन के लिए क्या हमें दिल्ली जाना ज़रूरी है? तो मैं अपना एग्जांपल देते हुए कहूँगा कि मैंने हालांकि ब्लिस पॉइंट इंस्टीट्यूशन से कोचिंग ली है, लेकिन मैं दिल्ली नहीं गया। तो इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे होम लाइक एनवायरनमेंट मिला, डेली केयरिंग मिली। और अभी आज के ज़माने में अगर आप इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं तो आप ज़रूर पढ़िए। आपको एक अच्छा स्टडी एनवायरनमेंट चाहिए, अच्छा इंटरनेट स्टेबल कनेक्शन चाहिए और एक कंप्यूटर चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको कोचिंग लाइक एनवायरनमेंट में स्टडी का स्टिमुलस मिलता है तो आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए, दिल्ली में जाइए। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं तो आप घर बैठे बैठे भी इस एग्जामिनेशन की उतनी ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं जितना कि कोई दिल्ली में करता है।